माइंड स्प्रिंग एकेडमी। ये हमारा न्यू चैनल है और इस पर मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी, और ये इंग्लिश की क्लासेस डेली चलेंगी और मैथ्स की क्लासेस इस प्रकार कि वीक में 2 क्लासेस आएंगी बड़ी बड़ी। अभी मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जो ज्योमेट्री की क्लास होगी ये लगभग 8 से 10 घंटे की होगी। इस क्लास में जितने भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं वो एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल सिंपल ब्रेक डाउन किया जाएगा। आपका कार्य यह है कि आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और क्लास को अच्छे से देखें, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है ना, ये यूट्यूब पर ऐसी क्लास होने वाली है कि इस प्रकार की क्लास डिज़ाइन ही नहीं हुई अब तक। अब ये आप डिसाइड करोगे जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट का तुम्हारा टाइम लेता हूँ और इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या क्या सिस्टम इस चैनल पर चलने वाला है और किस प्रकार चलने वाला है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, क्योंकि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा और ये जो मैथ्स होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एडवांस मैथ, मैं अलग पेज ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें सारा जितना भी इस चैनल का इंट्रोडक्शन है वो देता हूँ कि ये किस प्रकार चैनल रन किया जाएगा, किस प्रकार चलेगा। और ये बिल्कुल न्यू चैनल है और आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, अभी तो हम यही कह सकते हैं। फिर आगे हमारा जो भी हार्ड वर्क होगा वो डिफाइन करेगा कि ये चैनल किस प्रकार चलेगा। अगर मैं इसमें चैनल की बात करूँ तो चैनल पर 2 चीज़ें चलेंगी अभी फ़िलहाल, इंग्लिश और मैथ्स। और मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा तो मैं मैथ्स के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड है, एडवांस मैथ और एक हमारा अर्थमेटिक। पहले हम एडवांस मैथ से स्टार्टिंग करेंगे। हम ये बात भली भांति प्रकार जानते हैं कि ये जो एडवांस मैथ्स है ये बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक लेवल का सीडीएस में पूछा जाता है, और एसएससी के जो एग्ज़ाम मेंस के होते हैं जैसे सीजीएल मेंस का होता है तो उन एग्ज़ाम में ये ठीक ठाक पूछा जाता है। इसका जो वेटेज है अगर सीडीएस में बात करें तो 60 से लेकर 75% तक रहता है। कभी कभी अर्थमेटिक का पोर्शन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अभी जो रिसेंटली ईयर्स चल रहे हैं उसमें लगभग 70 टू 75% क्वेश्चंस वो केवल एडवांस मैथ से ही पूछे जा रहे हैं, और जो ज़्यादा रिलेटेड होते हैं ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन 2D से, मेंसुरेशन 3D से, नंबर सिस्टम से, अलजेब्रा से, इन टॉपिक से, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस की दृष्टि से। और अगर एसएससी की दृष्टि से बात करें तो इन टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही 25 होते हैं और मेंस में इनका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और मेंस में आजकल अगर हम देखें तो 60% लगभग एडवांस मैथ से ही पूछे जा रहे हैं। हम एडवांस मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक को बिल्कुल डीप लेके चलेंगे, पर उससे पहले एडवांस। अगर बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, और इसके बाद इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं जो केवल और केवल ज्योमेट्री के होंगे, जो केवल और केवल ज्योमेट्री के होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे। सीडीएस में जितने भी सन 2015 के बाद के और सन 2025 का जो फर्स्ट एग्जाम हो चुका है वहां तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया जाएगा बिल्कुल डिटेल्ड में। और एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं मेंस के, तो उनके जो क्वेश्चन है उनको डिटेल्ड में जो है ब्रेक डाउन किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्री की, तो जो प्री का लेवल है वो इतना ज़्यादा, इतना ख़त्म लेवल है कि हम उसके बारे में अगर चर्चा करें तो हम सिंपली बिना पेन पेंसिल उठाए भी उन्हें सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, क्योंकि वे बिल्कुल कभी कभी थ्योरेटिकल और कैलकुलेटिव तो होते ही नहीं है। अब आजकल जो हम एआई से क्वेश्चंस डिज़ाइन हो रहे हैं तो वो उनमें थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, लेकिन जो टीसीएस ने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में दिए हैं अगर उनकी चर्चा करें तो वो इजीली प्री के सोल्व हो सकते हैं। ये जो 800 से 1000 क्वेश्चन होंगे इनमें हम प्री, मेंस और सीडीएस, एफकेट, ये जितने भी पॉपुलर एग्जाम्स हैं इन सब के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करेंगे।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ ज्योमेट्री से। मैं इसको हटा देता हूँ। आपका ये काम है कि आप क्लास में बने रहें स्टार्टिंग से, और आप केवल विश्वास कर सकते हैं क्योंकि अभी हम जो चीज़ें करने वाले हैं इस चैनल पर वो काफ़ी बेहतरीन और शानदार होंगी। अब हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी स्टार्टिंग है उसमें जो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आप पहले से ही काफ़ी अच्छे से जानते हैं। पॉइंट, लाइन, रे, ये सब चीज़ आप अच्छे से पहले ही जानते हैं। ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी क्लासों में हमने इन्हें पढ़ा है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ाएं। हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। बेसिक टू एडवांस जितने भी कॉन्सेप्ट होने वाले हैं हर एक क्वेश्चन ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी स्टार्टिंग तुम्हें बोरिंग लग सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। हम धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे और 1 बाय 1 चीज़ों को सोल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं भाई साहब पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है? अगर पॉइंट की डेफिनेशन हम देखें तो पॉइंट मीन्स होता है एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 होती है। अगर हम इसको डिटेल्ड में पढ़ें तो हम बोलेंगे कि पॉइंट, अलग पर्चा ले लेता हूं मैं। अगर हम बात करें पॉइंट की, पॉइंट क्या है, तो पॉइंट से पहले हमें डायमेंशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन को हम बोलते हैं विमा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? विमा। और ये विमा हमने छोटी छोटी क्लासों में काफ़ी पढ़ा है कि लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई। ये चीज़ें हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ी हैं, इसीलिए इन पर ज़्यादा समय ना देते हुए मैं तेज़ी से आगे बढ़ूंगा और जो मेन मुद्दा है वहाँ पर हम सीधा हिट करेंगे। लेंथ का मतलब लंबाई होता है, ब्रेथ माने चौड़ाई, हाइट माने ऊंचाई। अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ या कोई भी क्वाड्रिलेटरल। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस है हम देखें तो ये इस क्वाड्रिलेटरल की लंबाई है। और अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये इस क्वाड्रिलेटरल की ब्रेथ, चौड़ाई है। तो इसका मतलब इसमें दो डायमेंशन है, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। अगर मैं खाली एक इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसमें आप कह सकते हो इसमें केवल एक ही है, उसको आप लेंथ बोल सकते हो। और कोई अगर इधर से खड़ा होकर देख रहा है तो ब्रेथ, हाइट बोल सकता है। इसका मतलब इसमें एक डायमेंशन है। और अगर मैं कोई क्यूब बना दूं, कोई क्यूब घन या घन आप बोल सकते हो क्योंकि क्यूब परफेक्टली बनाना बड़ा टफ है। अगर आप देखो तो ये लेंथ है इसकी और ये इसकी ब्रेथ है। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, और ये इसकी हाइट है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें 3 डायमेंशन है। इसमें एक डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड है, वो हाइट की है, और इसमें हाइट नहीं है, ये एक प्लेन है। अब आप कोई भी, अगर आप हम किसी भी पेज पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ऑलवेज 2D में ही होती है। 2D का मतलब क्या है? 2 डायमेंशन ही होती है उसमें, या तो उसमें लेंथ होती है या उसमें ब्रेथ होती है। लेकिन जब हम विजुअल देखते हैं, लाइफ में देखते हैं, हम कोई भी मोटी रफ देखते हैं या कोई मोटी किताब देखते हैं तो उसमें लेंथ, हाइट, ब्रेथ ये सब होती हैं, है कि नहीं? मतलब हम लाइफ में हर चीज 3D में देखते हैं, लेकिन जब हम उसको पर्चे पर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो 2D होती है। अगर हम बात करें तो इसमें 2 डायमेंशन है, यहाँ पर एक ही डायमेंशन है और यहाँ पर 3 डायमेंशन है। ठीक है भाई। और अगर हम पॉइंट की बात करें, हमारा मेन मुद्दा है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस 0 हो। मतलब आपने यहाँ पर ये सेंटर देखा, इस सेंटर से लेके इसकी सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस कहते हैं, ये रेडियस जो है ये अगर 0 कर दें, हम इसको 0 कर दें तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब ये पॉइंट है। मतलब अगर मैं इस सर्कमफ्रेंस को, यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को धीरे धीरे घटाते 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 मैं इस सेंटर पर ले आऊं तो आप बोलोगे कि भाई साहब इस सर्कल की रेडियस तो 0 है। आप जैसे मैं ये डॉट खींच दूं तो इसकी क्या है? इसकी रेडियस 0 है। ये एक पॉइंट है।
लेकिन जब भी हम कोई भी पॉइंट अपनी पेन से ड्रॉ करते हैं तो उसमें कहीं ना कुछ हाइट होती ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ क्या वो पॉइंट नहीं है? नहीं, वो पॉइंट नहीं है, वास्तव में पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट शो करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो पॉइंट देना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम पॉइंट की बात करें भाई साहब, तो पॉइंट हम वास्तव में आइडियल पॉइंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। और आइडियल पॉइंट जो होता है वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है भाई साहब, हम आगे चलते हैं। अब पॉइंट समझ में आया कि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस 0 होती है। अगर इसके बाद बात करें हम लाइन की कि लाइन क्या है, तो लाइन जो होता है ना, देखिए हम एक एक चीज कनेक्ट करते हुए चलेंगे। लाइन बनती है भाई साहब पॉइंट से। अब पॉइंट से कैसे लाइन बनती है कि आप एक कार्य कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट रखिए, फिर यहाँ एक पॉइंट रखिए, इसी प्रकार पॉइंट रखते चले जाइए, तो ये एक लाइन बनती, और फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए तो ये लाइन बन जाएगी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट होगा कोने पर, और इस वाले कोने पर, इस वाले छोर पर भी एक पॉइंट होगा, और इस लाइन पर असंख्य इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, आप काउंट भी नहीं कर सकते इतने पॉइंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो लाइन बन जाती है। और जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन बना रखी है, इस लाइन में इधर तीर का चिन्ह लगाया है और इधर भी तीर का, ये जो एरो का साइन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये लाइन इधर इनफाइनाइट तक जा रही है और ये लाइन इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है क्या नहीं? लेकिन अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं, मैं यहां इस पॉइंट का नाम सी बोल दूं, भाई यहां पर कोई पॉइंट होगा ना और यहां पर कोई पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट का नाम मैं डी बोल दूं, तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये इस लाइन का एक पार्ट है। तो आप कह सकते हो कि ये इस लाइन का एक छोटा सा खंड है, तो इसे हम बोलते हैं रेखा खंड, और इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब कि लाइन सेगमेंट जो होती है उसमें हम एरो का जो साइन होता है वो नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि ये एक लाइन का छोटा पार्ट होता है। अगर हम बात करें, यहां से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंटों का सेट है, समुच्चय है, बहुत सारे पॉइंट है उनका सेट है। हैविंग ओनली लेंथ इन अ फिक्स डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में, केवल एक दिशा में क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, और जो कि फिक्स्ड होती है, डायरेक्शन फिक्स्ड है, इधर जा रही है। जैसे हम बात करें ये, तो ये कोई लाइन नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मिनिमम 2 पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। आप कैसे बोल सकते हो एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, आप इनको मिला दीजिए तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी। अब बात करते हैं हम रे की। रे को इंग्लिश में कहते हैं किरण। अब आप देख ही सकते हैं कि इधर तो एंड पॉइंट है लेकिन इधर एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट मतलब कि यहाँ पर तो इसका अंत है लेकिन यहाँ पर ये आगे डायरेक्शन इसकी जारी है, कंटिन्यू है। इसका मतलब ये जो रे है ये यहाँ से आगे इनफाइनाइट तक जा रही है और यहाँ पर ये पीछे इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। मतलब कि जिसमें केवल एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो। तो रे हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट हैज नॉट अ फिक्स्ड एंड पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए इसका एंड है ही नहीं, तो ये आगे चलती जा रही है, तो ये किरण है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स में, जहां दोनों तरफ एरो है वो लाइन है, और अगर हम उसे काट कर ऐसे निकाल लें तो वो लाइन सेगमेंट रेखा खंड है। और अगर इस प्रकार का हम एक कोई एरो खींचे कि एक तरफ तो एरो है और एक तरफ नहीं है, तो उसे हम रे किरण कहते हैं। तो ये सिस्टम है। अब अगला जो टॉपिक है वो है एंगल। एंगल के बारे में समझना है हमें। अब हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। अब एंगल क्या है? पहले हमने पढ़ा पॉइंट, कि पॉइंट जो होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है हमें, कुछ जिसकी डायमेंशन नहीं होती, या हम बोल सकते हैं 0 रेडियस का सर्कल। फिर हमने लाइन पढ़ी, लाइन सेगमेंट पढ़ा, और फिर हमने वहां से रे पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एंगल क्या होता है। तो हमने लाइन पढ़ ली है भाई साहब कि लाइन क्या होती है, तो अब लाइन से ही रिलेट करेंगे एंगल को। अगर मैं एक लाइन, देखिए इसी डायग्राम की हेल्प से करते हैं, ये एक लाइन है बीसी, ये एक सीधी लाइन है ना, और फिर यहां से एक और लाइन है, ये है भाई साहब बी ए, या आप ये भी बोल सकते हो। तो इनके बीच में जो झुकाव है, इनके बीच में जो इंक्लिनेशन है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है। तो ये जो झुकाव है इसको एंगल बोलते हैं। इसका नाम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कुछ भी रख सकते हैं। फिर इसके आगे आता है
द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट अ लाइन इज 180। हमें पहले समझना पड़ेगा इंटीरियर क्या होता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं भाई साहब? अंतःकोण। और फिर जो दूसरा है एक्सटीरियर, इसका मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य कोण। तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ी सी बातें सीखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पर ये जो है ना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनके बीच में ये है झुकाव, तो इसको हम बोलते हैं कोण। लेकिन ये इनसाइड द ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल के भीतर है, तो इसे हम बोलेंगे अंतःकोण। और अगर हम बात करें, ये एक लाइन है भाई साहब और ये एक लाइन है, ये इन दोनों के बीच में झुकाव है, तो हम इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये भी एक अंतःकोण है और ये भी एक अंतःकोण है। इसका मतलब एक त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूं, तो अगर इस वाले कोण की बात करूं, ये जो कोण बना है, अब आप कहोगे ये कोण कैसे? भाई साहब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में जो झुकाव है ये एक नया एंगल है, लेकिन ये इस वाले पॉइंट पर त्रिभुज के बाहर है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे बाह्य कोण। अगर मैं इस प्रकार इस लाइन को यहां बढ़ा देता आगे, तो ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो इनके बीच में जो ये एंगल बना है ये है बाह्य कोण, है कि नहीं? अब जो हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में पढ़ेंगे। केवल अभी हमें अंतःकोण और बाह्य कोण सीखना है। तो अगर मैं इस लाइन को यहां से आगे बढ़ा दूं, और ये बिल्कुल सीधा बढ़ा रहा हूं, पेन पैड से लिखना थोड़ा टफ होता है तो इसलिए टेढ़ी बननी है, इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो ये जो एंगल बनने हैं, ये जो एंगल बनने हैं ये बाह्य कोण है कि नहीं? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण है, ये तीनों बाह्य कोण है और ये तीनों अंतःकोण है। तो इस प्रकार अगर मैं देखूं इस लाइन को ए बी और ये बी सी, और यहाँ पर ए बी और ये बी डी, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक ट्राइंगल की शेप में मानूं, ट्राइंगल की, तो ये अंतःकोण है और इस पॉइंट पर ये वाला बाह्य कोण है। और ये जो पूरी लाइन है यहां से लेकर यहां तक, इतना तो हम जानते हैं छोटी क्लास से कि ये 180 डिग्री एंगल होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बिल्कुल सिंपल सीधी लाइन है तो उसका ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का सम 180 होगा। मतलब द सम ऑफ इंटीरियर माने अंतःकोण एंड एक्सटीरियर माने बाह्य कोण एट अ लाइन इज 180। मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं? आप एक सीधी लाइन खींचिए, यहाँ पर ये 180 डिग्री, और मैं यहाँ से कोई लाइन खींच दूं तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है। तो इस प्रकार हम इस चीज को समझ सकते हैं इजीली। और अंतःकोण बाह्य कोण के बारे में अभी आगे थोड़ी देर में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने एंगल के बारे में डिस्कशन किया, अब हम बात करते हैं कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कि कितने टाइप के एंगल होते हैं। अगर हम बात करें पहला टाइप, तो एक्यूट एंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। आपको अभी न्यून कोण त्रिभुज भी पढ़ना है कि नहीं? तो जो एंगल्स हैं उनसे ही रिलेटेड है ट्राइंगल, तो इसीलिए एंगल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूट एंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, तो हम उसको बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं कि ये एक्यूट एंगल या न्यून कोण है। जो इसमें डायग्राम बनाया गया है, अगर हम देखें, ये एक हमारी लाइन है और यहाँ पर ये हमारी लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 0 से तो बड़ा है। 0 एंगल का मतलब क्या होता है कि ये लाइन है और जो दूसरी लाइन हम खींच रहे हैं इसको घटाते 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 इसी के ऊपर लिया है, मतलब यहीं पर लिया है, तो इसका मतलब ये 0 डिग्री है। और अगर हम इसको ठाते ठाते ऊपर लिया है तो हम इसको बोल देंगे यहाँ पर कुछ बीच में एंगल बना हुआ है कि नहीं? और अगर हम इसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल होता है कि नहीं? और अगर हम इससे बड़ा कर दें, 90 से भी बड़ा कर दें, तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण, कि कोई ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, तो उसको हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। और बात करें राइट एंगल की, तो ऐसा एंगल जो करेक्ट 90 डिग्री हो, बिल्कुल एब्सोल्यूट कंप्लीट 90 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, है कि नहीं? राइट एंगल पूरा, राइट एंगल ट्रायंगल टॉपिक है पूरा। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस को हम बोलते हैं भाई साहब
अधिक कोण, अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं हम अधिक कोण। जो ये डायग्राम बना हुआ है यहां से लेकर यहां तक, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है हमारा ये 90 से बड़ा है। आप कहोगे कैसे? कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी है तो ये 90 है और ये 90 से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये इसीलिए 90 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। अब कितना एक्स्ट्रा हो गया? अगर मैं इसको अल्फा मान लूं और ये 90 मान लूं तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये 90 प्लस अल्फा हो गया, मतलब 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 90 से ये बड़ा है, तो इसे बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब अधिक कोण। एक बार इनको रिवाइज कर लो। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण। राइट एंगल समकोण और अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, राइट एंगल एब्सोल्यूट 90 डिग्री होता है और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 के बारे में तो आप जानते हो ना कि 180 जो होता है ना वो बिल्कुल जो सीधा लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर बना होता है, उसको हम 180 बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये 180 ये होता है। अगर मैं इस वाली यहाँ पर मैं मिड पॉइंट मानूं और ये वाली जो लाइन है मैं इसको थोड़ा सा उठा दूं, यहाँ पर कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगला एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण, या हम बोलते हैं इसको सीधा कोण। और अगला है रिफ्लेक्स और फिर कंप्लीट एंगल। तो पहले आप स्ट्रेट एंगल के बारे में समझिए। तो ये होता है स्ट्रेट एंगल, ये एक बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन। तो यहाँ पर ये जो एंगल हो जाएगा ये एंगल है बिल्कुल ऋजु कोण, बिल्कुल सीधा कोण, सीधा एंगल, जिसके बारे में हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। और अगला आता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती कोण, परिवर्ती कोण बोलते हैं हिंदी में, रिफ्लेक्स एंगल। ये जो होता है ये 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। जैसे अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो है अगर मैं इसको सीधी खींच दूं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, लेकिन ये यहाँ से भी आगे निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 180 से बड़ा है। और 360 क्या होगा भाई साहब? ये 180 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 180 होगा। तो इसका मतलब पूरा 360 है, पूरा मतलब पूरा जो सर्कल है ये 360 का है। और मैं यहाँ से लेकर यहाँ से चला, यहाँ मैं 180 पर पहुंचा और फिर मैंने 180 क्रॉस किया और फिर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो इस ये थोड़ा सा रह गया, ये छोटा सा एंगल जो है अगर मैं इसको अल्फा बोलूं तो ये रह गया। तो अगर ये पूरा 360 है और मैं इस अल्फा को हटा दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे 360 माइनस अल्फा। ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, परिवर्ती कोण। तो परिवर्ती कोण जो होता है ये 180 से बड़ा और ये 360 से छोटा होता है। इन सब का यूज जो होगा ये ऐसी शब्दावली है, ऐसी टर्म्स हैं जो तुम्हारी क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, है कि नहीं? पहले मैं ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे सबको ब्रेक डाउन करूंगा, फिर उसके बाद हमारी चलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। और वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो सारी की सारी इस पीपीटी पर ही बेस्ड होगी। और कोई भी एग्जाम सीडीएस का या एसएससी का जिसमें ज्योमेट्री आती है एक भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई भी टर्म छोड़ूंगा ही नहीं। फिर अगला एंगल आता है भाई साहब कंप्लीट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब क्या होता है? पूर्ण कोण का मतलब होता है पूरा सर्कल। अगर हम चर्चा करें सर्कल क्या होता है तो भाई साहब ये सर्कल है कि नहीं, इसको हम पूर्ण कोण बोलते हैं। मतलब आपने एक सीधी लाइन खींची, आप यहां से स्टार्ट हुए 180 चले और फिर ये चले 180, तो इसका मतलब ये पूरा 360 है। तो 360 को हम बोलते हैं कंप्लीट कोण। तो अब एक बार कोण डिवाइज कर लो आप। पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल, न्यून कोण, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। फिर हमने पढ़ा राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जो एब्सोल्यूट 90 डिग्री हो, फिर उस एब्सोल्यूट 90 डिग्री हो। फिर हमने ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा, एक ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल जो सीधा 180 हो। फिर रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। फिर पढ़ा हमने कंप्लीट एंगल जो कंप्लीट बिल्कुल 360 हो। तो इस प्रकार हमारे एंगल्स होते हैं
खत्म। हमने एक एक करके एंगल 0 से लेकर 360 तक सारे एंगल के टाइप पढ़ लिए। अब यहाँ पर जो हमारा अगला ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो आगे हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए केवल यहाँ पर हम पढ़ के देख लेंगे क्या मैटर है। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, शायद यहीं क्लियर हो जाए, आगे जाके हम इसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास ये एक लाइन है AB और यहाँ पर एक लाइन है BC। मैंने यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची है मैंने, ये एक ऐसी लाइन खींची है जो इस पूरे एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जितना एंगल यहाँ से यहाँ तक है उतना ही एंगल यहाँ से यहाँ तक है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। अब देखिए कोण समद्विभाजक है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, जो कोण को समान रूप में विभाजित करती हो, ऐसी रेखा को हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। ये जो BD लाइन है ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। जितना एंगल ये है उतना ये, मैं अगर इसको थीटा बोलूंगा तो ये भी थीटा है, ठीक है जी। ये तो कोण हो गया आपका अंतः कोण, लेकिन इसका जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण है ये वाला है कि नहीं, ये जो लाइन खींची है मैंने BE, ये जो बाह्य कोण है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जितना ये है उतना ही ये है। तो मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो मतलब मैंने क्या करा है, एक सीधी लाइन थी, वहां पे पहले मैंने दो एंगल क्रिएट किए, AB लाइन खींचा तो एक एंगल भीतर यहां बन गया और एक एंगल यहां बन गया। अब ये जो लाइन खींची है मैंने BD, ये इस भीतर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये जो लाइन खींची है मैंने BE, ये बाहर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये थीटा, ये थीटा, ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए एंगल। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं पूरे एंगल की, तो ये तो 180 होता है, मतलब थीटा प्लस थीटा अल्फा प्लस अल्फा। अगर मैं इन चारों एंगल्स को, ये वाला और ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर, इन चारों एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। ये किसके बराबर हुआ भाई साहब, 180 डिग्री। अगर मैं यहां से दो कॉमन ले लूं तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या बना, 180 डिग्री। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा क्या आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब यहां से यहां तक, ये देखिए ये थीटा है और ये अल्फा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री बना। तो यहां से एक स्टेटमेंट तैयार हुआ कि अगर आप किसी एंगल, इंटीरियर एंगल का कोण समद्विभाजक खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और फिर उसी वाले पॉइंट के लिए जो बाह्य कोण है उसके लिए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे इस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इस एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के जो बीच बना कोण होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक थ्योरम है। अब ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द एंगल EBD मेड बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब ये जो अंतः कोण है, अंतः कोण द्विभाजक ये है, और ये जो बाह्य कोण द्विभाजक है, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि भाई साहब अंतः कोण द्विभाजक और बाह्य कोण द्विभाजक के बीच में बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मतलब ये जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 90 डिग्री है। और ये कैसे बना मैंने बता दिया आपको कि ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है। अब क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। जब भी ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन देगा कि भाई साहब ये एंगल बाइसेक्टर है आपका, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन ये इंटीरियर का है, अंतः का, भीतर का, और ये बाह्य का। तो अंतः कोण द्विभाजक और बाह्य कोण द्विभाजक के बीच जो बना एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब यहां से दो एंगल आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं संपूरक कोण। देखिए पूरी PDF, पूरी PPT इंग्लिश में है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करता चलूंगा।
हिंदी में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि यार मैं खुद हिंदी मीडियम का ही छात्र हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी से तो बहुत लगाव है, तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं क्योंकि मैं पूरी ट्रांसलेट करता चलूँगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इन सब चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं कि अगर आपने ये ड्रॉ किया, ये अभी मैंने आपको बताया ये राइट एंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, और मैं यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ये इस प्रकार, तो ये कुछ एंगल होगा और ये कुछ एंगल होगा। लेकिन आप एक बात नोटिस करोगे कि इन दोनों एंगल का जो जोड़ होगा, जो एडिशन होगा, वो 90 डिग्री होगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ ये अल्फा है, ये थीटा है, तो इन दोनों एंगल्स का जो एडिशन है, जो जोड़ है, वो कितना होगा, वो 90 होगा। मतलब थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उन दोनों एंगल्स को हम पूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे हम बोले 40 और दूसरा बोले 50, तो ये 40 और 50 एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ भाई साहब 90 है, और ये 40 और जो 50 है ये एक दूसरे के पूरक हुए, है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं यहाँ 30, अब 30 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 60, तो अब आप बोल दो कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं बोलूं थीटा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा को अगर मैं 90 माइनस थीटा में जोड़ूं, ऐड करूं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिस प्रकार पूरक कोण होता है सेम उसी प्रकार, बस आपको यह समझना है। एक सेकेंड, आपको यह समझना है कि ये सीधी लाइन है, ये 180 डिग्री बना रही होगी, यहां से लेकर यहां तक ये 180 डिग्री है। दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, मतलब जैसे मैं बोलूं कि यहां पर मैंने ये सीधी लाइन खींची और यहां पर एक मैंने कोण बना दिए, ये इंटरनल हो गया अल्फा और ये एक्सटर्नल मतलब बाह्य कोण हो गया थीटा। ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है। इन दोनों का सम कितना होगा? तो आप कहोगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180। तो ये जो थीटा प्लस अल्फा है, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का जोड़ 180 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो वो संपूरक हैं, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो वे पूरक हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे मैंने बोला थीटा, अगर यहां मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा, तो भाई साहब ये जो थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का सम 90 है, तो ये पूरक हुए। और अगर मैंने यहां बोला एंगल थीटा और एक एंगल लिख दिया यहाँ पे 180 माइनस थीटा, तो अब ये दोनों जो है संपूरक हैं, मतलब सप्लीमेंट्री हैं। अब ये एंगल था मेरे पास थीटा, ये कोई एंगल है, मैंने 90 माइनस थीटा लिखा इसी एंगल के लिए, और मैंने 180 माइनस थीटा लिखा इसी एंगल के लिए। मतलब सेम एंगल के लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लिखा और सेम एंगल के लिए मैंने सप्लीमेंट्री लिखा। और मैंने देखा कि अगर मैं इस सप्लीमेंट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री घटाऊं, मतलब घटाऊं कैसे, 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, माइनस चिन्ह के भीतर गुणा करेंगे हम, 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा हो जाएगा कैंसिल, 180 में से 90 गया तो कितना बचेगा, 90। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास कोई एंगल है, आप उसी का कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हो और आप उसी का सप्लीमेंट्री लिखते हो, और आप सप्लीमेंट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री घटाते हो, तो हमेशा 90 आएगा। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूं 30। अब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई, 60, और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 150। अब आप 150 में से 60 घटाओगे तो 90। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन गया। मैं इस पीडीएफ को जो है क्लीन कर देता हूं। यहाँ पर इसको करते हैं भाई साहब कि अगर आपने खींचा कोई एंगल थीटा, आपने ड्रॉ किया, और फिर 90 माइनस थीटा इसका सप्लीमेंट्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 माइनस थीटा इसका सप्लीमेंट्री। अब मैं इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कह रहा हूं, सीधी डेफिनेशन कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका सम 90 आएगा, और मैं थीटा को और 180 माइनस थीटा को सप्लीमेंट्री क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका सम 180 आएगा।
अगर मैं एक ही एंगल के लिए पूरक कोण और उसी एंगल के लिए संपूरक कोण लिखता हूं तो मैं देखता हूं कि संपूरक कोण में से अगर पूरक कोण को घटा दिया जाए तो भाई साहब 90 डिग्री आता है। आप अभी मैंने आपको घटा के दिखाया। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया 40, मैंने ले लिया कि भाई 40 डिग्री हमारा कोई एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 50, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 140। अब इन दोनों के बीच में अंतर आप बता सकते हो कितना है, आप बोलोगे 90 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए, फॉर सेम एंगल सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ये लर्न करनी है, क्योंकि ये प्री में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्री में इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं। अब बात करते हैं ट्राइंगल के ऊपर कि ट्राइंगल क्या है। हमने कोणों के ऊपर चर्चा करी, अब ट्राइंगल के ऊपर बात करते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। अ फिगर सराउंडेड बाई 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल काफ़ी देखा है, किताबों में काफ़ी देखा है कि नहीं। 9th-10th में उतनी नॉलेज हमें होती नहीं है ट्राइंगल्स की, इवन 12th तक भी नहीं हो पाती, क्योंकि सिस्टम ही इस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड है बुकों का कि हम ट्राइंगल को अच्छे से समझ ही नहीं पाते। लेकिन अब ट्राइंगल को अच्छे से हम बिल्कुल अब बढ़िया तरीके से 1 बाई 1 कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक साइड है ए बी इसकी, ये दूसरी साइड है बी सी, और ये इसकी तीसरी साइड है सी है। अगर मैं बात करूं तो ये एक इसका इंटरनल एंगल है, ये एंगल है, और ये यहाँ पर यहाँ 3 एंगल है। एंगल ए, देखिए एंगल को लिखते कैसे हैं आपको ये समझना होगा। आप जैसे आपको वर्टेक्स ए ये एंगल लिखना है तो आप इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार का साइन। तो ये जो साइन होता है ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और ये एंगल बी और ये एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब क्यों होता है, क्या कारण है, क्या रीजन है, तो अभी हम थोड़ी देर में जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे तो तभी मैं इसको बताऊंगा। अभी आप ये तो इतनी चीज हम जानते ही हैं कि तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आप ट्राइंगल्स की कुछ बातों को समझ लो कि ट्राइंगल में क्या क्या टर्म्स होती हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल का शीर्ष, या बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है। हमने इससे ये सीखा कि यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं, 1 2 और ये 3 वर्टेक्स हैं। और यहाँ पर साइड कितनी है, 1 2 3 ही साइड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्राइंगल में 3 ही वर्टेक्स होते हैं और 3 ही साइड होती हैं। और अगर हम यहाँ से चर्चा करें ये वाले एंगल की, ये तो ये एक इसका इंटीरियर एंगल है, और इसकी चर्चा करें तो ये एक दूसरा इंटीरियर एंगल है, और ये तीसरा इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 अंतः कोण होते हैं। आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी में साथ के साथ बोल रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। 3 अंतः कोण होते हैं। कितने अंतः कोण होते हैं भाई साहब, 3 अंतः कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही साइड होती हैं। एक्सटीरियर एंगल की हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। देखिए ट्राइंगल जो होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया है, क्योंकि ये तीनों भुजा क्लोज्ड हैं। यहाँ पर बंद है, यहाँ पर बंद है और यहाँ पर भी बंद है। अगर मैं कुछ इस प्रकार की फिगर बनाऊं, इस प्रकार की, तो ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमारा ओपनिंग है कि नहीं। ये ट्राइंगल नहीं है कि नहीं। ट्राइंगल के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों साइड्स क्लोज्ड हों। अगर तीनों साइड क्लोज्ड नहीं है तो वो टेक्निकली ट्राइंगल नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, मतलब 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही साइड होती हैं, और 3 ही इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण होते हैं। मैंने ये तीनों बात बता दी आपको। अब आती है बात ये अगली कि अगर हम तीनों अंतःकोणों का जोड़ करें तो वो 180 डिग्री होता है कि नहीं। ये बात हम समझ चुके हैं कि तीनों का 180 डिग्री। और ये क्यों होता है ये अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360। ये क्या है, तो पहले आपको एक्सटीरियर एंगल समझना पड़ेगा। मैं न्यू पेज खोल लेता हूं।
हम चर्चा कर रहे थे एक्सटीरियर एंगल। ये पेन दिक्कत कर रही है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? अब मैं आपको बाह्य कोण बिल्कुल डिटेल्ड में बता रहा हूँ, आपको ये समझना है। मैं ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप इस वाले पॉइंट को देखें, इस वाले पॉइंट को, तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल होगा ये होगा अंतःकोण, और इसी पॉइंट पर ये जो एंगल होगा ये होगा बाह्य कोण। मतलब अंतःकोण और बाह्य कोण का जोड़ कितना है? वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन है ना, ये लाइन बिल्कुल सीधी है। तो ये बाह्य कोण है और ये अंतःकोण है। इसी प्रकार आप हर जगह खींच सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ता हूँ, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। ये थोड़ा सा पेन से लिखने में प्रॉब्लम है इसमें। ये बाह्य कोण है और ये अंतःकोण है कि नहीं? इस प्रकार अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ करूँ बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये बाह्य कोण है और ये अंतःकोण है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल में 3 ही अंतःकोण होते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल, और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, है कि नहीं? 3 ही वर्टेक्स होते हैं और 3 ही साइड्स होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। और तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं तुम्हें टेक्निकली चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन आगे जाके हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे जाकर इसको डिटेल्ड में धीरे धीरे 1 बाय 1 खोलेंगे। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा? आप बोलोगे 180, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 180, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 180। अगर मैं इन तीनों एंगल्स के, अगर मैं इस पूरे को थीटा मानूं, इस पूरे को अल्फा मानूं और इस पूरे को बीटा मानूं, तो आप बोलोगे थीटा भी भैया 180 है, अल्फा भी भैया 180 है, और बीटा भी 180 है। इसका मतलब 180 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 540। तो ये पूरा 540 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस ये और प्लस ये पूरा 540 है। अगर मैं इनमें से इस वाले कोण को घटा दूं, इस वाले कोण को घटा दूं, इस वाले कोण को घटा दूं, मतलब इन तीनों एंगल्स को घटा दूं, और मैं इन तीनों एंगल्स को जानता हूं कितने होते हैं। ये इंडिविजुअल कितने हैं उसके बारे में जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन इन तीनों का सम कितना है? 180। तो इसका मतलब अगर मैं 540 में से 180 घटा दूं तो कितना बचेगा? 0। और यहाँ पर अगर हम कैरी ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 14, 14 में से 8 गए 6, और 4 में से 1 गया 3, तो मतलब 360 हमारा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये वाला एंगल घटा दिया, ये वाला एंगल घटा दिया, और ये वाला एंगल घटा दिया, तो बचा क्या? बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आया? 360। आप कोई सा भी ट्राइंगल, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल ले लें, ये जनरल ट्राइंगल था, मैंने इसमें कोई एंगल अपनी तरफ से एज्यूम नहीं किया, कोई माना नहीं, है कि नहीं? ये पूरा 180 होता है, ये पूरा 180 होता है, ये तो जनरल बात है, क्योंकि सीधी लाइन पर एंगल 180 ही बनता है। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल हमने बताया था क्या होता है? 180 डिग्री होता है, जिसको हम रिजु कोण या सीधा कोण बोलते हैं। किसी भी ट्राइंगल में तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बात आपको लर्न कर लेनी है कि तीनों अंतःकोण का जोड़ 180 और तीनों बाह्य कोण का जोड़ 360। अब ट्राइंगल क्या है ये हमने समझा कि एक ऐसी फिगर जो सराउंडेड हो, मतलब घिरी हुई हो, एक ऐसी फिगर जो 3 साइड से घिरी हुई हो, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। और जो ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल हैं, इंटीरियर एंगल है, उनका जो सम होता है 180 होता है। ट्राइंगल्स के 3 शीर्ष होते हैं, ए, बी एंड सी। 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। और 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है।
और तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो ये बात आपको समझनी, जैसे मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये इस डायग्राम में ड्रॉ है, तो आप देख सकते हो ये बाहा कोण है, ये भी बाहा कोण है और ये भी बाहा कोण है। तो इन तीनों का सम 360 था और किस प्रकार था वो मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन आगे चल के ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में यहाँ पर चर्चा है और चर्चा कर रखी है यहाँ पर। अब आप इसको समझिए, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ये तो हम बता चुके हैं। यहाँ पर एक इंटीरियर ए है और यहाँ पर इंटीरियर बी है और यहाँ पर सी है, तो इन तीनों इंटीरियर का सम कितना है 180। और ये तीनों बाहा कोण है, अल्फा बीटा और ये गामा, इन तीनों का सम कितना है भाई साहब 360। अब हम आपको एक थ्योरम बता रहे हैं, ये रिलेटेड है एक्सटीरियर एंगल से और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप जितने भी बड़े बड़े सवालों को सोल्व करेंगे उनमें ये यूज होती है सिंपली। तो अब ये जो अल्फा है ना, ये बाहा कोण जो है, ये बाहा कोण आपको बहुत बारीकी से इसको समझना है, बहुत बारीकी से। ये जो बाहा कोण है अल्फा और ये जो इसके साथ लगा हुआ कोण है ये इसका इंटीरियर है, मतलब इस वर्टेक्स पर दो एंगल हैं, एक बाहा कोण और एक अंतःकोण इंटीरियर एंगल। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो बाहा कोण के जो साथ में लगा हुआ है ये इंटीरियर एंगल है, इस इंटीरियर के सामने दो और इंटीरियर एंगल है, एक ए है और एक सी है। तो जो बाहा कोण होता है ना, इस वाले इंटीरियर एंगल को छोड़कर जो बचे दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। आप कहोगे ये ऐसे कैसे, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कैसे। अब आप एक बात बताइए, ये ए है ये सी है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया तीनों का जोड़ होता है 180। अगर 180 में से मैं इसे भी घटा दूं, 180 में से मैं इसे भी घटा दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा पूरा। तो मतलब 180 में से मैं माइनस में ए प्लस सी को घटा देता हूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा पूरा निकल के यहां से लेकर यहां तक, और ये पूरा एंगल कितना होता है 180। और अगर इस पूरे 180 में से मैं इस वाले को घटा दूं तो मेरे पास निकल के आ जाएगा बाहा कोण। एक सेकंड इसे साफ कर लेते हैं। यहां पर देखिए कि ये ट्राइंगल है, यहां पर एक कोण है ये वाला, ये मैं इस कोण का नाम रखता हूं थीटा, और इस कोण को बोलता हूं मैं अल्फा, और इस कोण को मैं बोल देता हूं ये बीटा। ठीक है भाई साहब। तो ये जो थीटा है ना, इस शीर्ष पर जो बाहा कोण है, इस वर्टेक्स पर जो एक्सटर्नल एंगल है, ये एंगल इसके इंटीरियर एंगल के सामने जो दो इंटीरियर एंगल हैं इनके सम के बराबर होता है। मतलब थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। ये है थ्योरम। अब इसको हम समझते हैं कि आया कैसे, है कि नहीं। ये बिल्कुल बहुत आसान है। अब एक आप बात समझिए कि ये वाला एंगल कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर मैं 180 में से इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को घटा दूं, मतलब 180 में से मैं माइनस कर दूं अल्फा और माइनस कर दूं बीटा, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, सिंपली ये वाला एंगल आ जाएगा नहीं। और ये पूरा कितना होता है यहां से लेकर यहां तक, अब ये सीधा स्ट्रेट एंगल है रिजु कोण, तो हम बोलेंगे 180 होता है पूरा। अगर मैं 180 में से इस वाले कोण को घटा दूं, ये वाला जो कोण है मेरा मैं इसको निकाल दूं, तो केवल ये वाला एंगल बचेगा, नहीं बचेगा ये वाला एंगल, और मुझे यही तो निकालना है। तो मतलब मैं पूरे 180 में से ये वाला घटा देता हूं, ये वाला है कितना, ये वाला इतना है, तो घटाते हैं माइनस, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि माइनस के भीतर क्या होगी मल्टीप्लाई, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस 180 प्लस अल्फा और प्लस बीटा, और 180 से 180 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा, और यही तो था थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्टेक्स पर, किसी भी शीर्ष पर जो बाहा कोण होता है
वो उसके इंटरनल के जो सामने दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है। ये बात आपको समझनी है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, मैं बोलूं ये मेरा जो एंगल है ये 130 है और ये 50 है, तो आप बता सकते हो ये कितना होगा, ये 50 है, तो आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे ये जो 130 है ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के जोड़ के बराबर होगा। मतलब ये 50 है तो यहाँ पर 80 होगा, क्योंकि 80 और 50 हो जाएगा 130। तो इस प्रकार हम चीज़ों को समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो बाह्य कोण जो होता है वो उसके इंटीरियर के सामने जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। अब हम यहां पर समझ सकते हैं कि अल्फा, अल्फा कहां पर है, अल्फा ढूंढो, तो यहां पर अल्फा है ये वाला, ये रहा, ये बाह्य कोण है। तो ये किसके बराबर होगा, ये जो इंटीरियर एंगल है ये वाला और ये वाला, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा a प्लस सी के। बिल्कुल आसान है ना। ये जो बीटा है ये बाह्य कोण है। अब देखिए बीटा के साथ लगा हुआ है इंटीरियर एंगल सी, इसके सामने जो दो इंटीरियर हैं इनके जोड़ के बराबर होगा बीटा। तो मतलब बीटा बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। और ये जो एंगल गामा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल जो है गामा, ये इसके साथ जो इंटीरियर एंगल लगा है इसके सामने जो दो इंटीरियर एंगल है इनके सम के बराबर है। मतलब गामा बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बाह्य कोण उसके साथ लगे इंटीरियर एंगल के जो सामने जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो उस टाइम पढ़ते थे आमने सामने कोण। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो लाइंस है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं। लाइंस में कहीं भी कोई भी कर्व नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी कर्व है तो फिर वो लाइन ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था लाइन जो होती है वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में होती है इस प्रकार, है ना। उसमें एक डायरेक्शन होती है कि इधर को जा रही है इधर को, ये बिल्कुल सीधी होती है ना, बिल्कुल सीधी। तो अगर मैं ये एंगल थीटा बोलूं तो ये एंगल कितना होगा, आप कहोगे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 180 है, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब आपको केवल इस वाली लाइन पर फोकस करना है, इस वाली लाइन पर। अगर आप इस वाली लाइन को गौर से देख पा रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होगा ना, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 है और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। क्योंकि थीटा को 180 माइनस थीटा में जोड़ोगे तभी तो बनेगा ना थीटा, जो तभी तो 180 बनेगा ना। इसी प्रकार आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बता सकते हो कितना। तो अगर आप इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को, तो आप बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। तो आप देखो थीटा के सामने थीटा है और 180 माइनस थीटा के सामने 180 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी भी सीधी लाइन खींचते हैं और आप बोलते हैं ये एंगल 40 है, तो भाई साहब ये एंगल भी 40 होगा, है कि नहीं। और ये एंगल कितना होगा, 140, तो ये एंगल भी 140 होगा। तो ये होता वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो थीटा के सामने थीटा, 180 माइनस थीटा के सामने 180 माइनस थीटा। मतलब अगर आपके पास दो सीधी लाइन है तो यहाँ पर जो एंगल अल्फा बना है इसके सामने भी अल्फा बनेगा, और यहाँ पर अल्फा गामा बना, यहाँ पर गामा बना एंगल तो यहाँ पर भी गामा ही बनेगा। तो ये होता है शीर्ष अभिमुख कोण, आमने सामने के कोणों का बराबर होना। इसको हम शीर्ष अभिमुख कोण और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन कट करती हैं, इंटरसेक्ट माना होता है प्रतिच्छेदन या कट करना। द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाई देम, इन लाइंस के द्वारा जो अपोजिट एंगल बनाया जाता है आर कोल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इनमें जो आमने सामने के कोण है ये बराबर होंगे। और क्यों होंगे, आप देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और अगर आप इस वाली लाइन पर फोकस करें, ये जो लाइन है
ये पूरा 180 है और यहाँ से यहाँ तक 180 अंश माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों का जोड़ 180 होगा ना, तो ये थीटा होगा, तो थीटा के सामने आ जाएगा थीटा। तो इसका मतलब कि जब भी दो सीधी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस समय आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पर मुझे लगता है एक कॉन्सेप्ट जो है छूट गया है पैरेलल लाइंस का, तो इसके लिए अलग पेज ले लेते हैं और उसे वहां समझते हैं। देखिए पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम वाले प्रश्न, उनमें कहीं ना कहीं इनका यूज होता ही रहता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप ज्योमेट्री में कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, हर चीज़, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सब 1 बाय 1 पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आप क्वेश्चंस को तोड़ पाएँ। अब आपको पढ़ना पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं, इसका मैं नाम धर देता हूँ ना ए बी, और फिर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं सीधी, इसका नाम मैं रख देता हूँ सी डी। अब आपको ये समझना होगा कि पैरेलल लाइंस होती क्या। पैरेलल लाइंस को बोलते हैं हिंदी में समानांतर रेखा, समानांतर रेखा है कि नहीं। तो समानांतर रेखा जो होती है उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये होती क्या है, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एक दूसरे समांतर होती है। मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी लाइन होती है तो पॉइंट से मिलकर बनती है, तो जस्ट इसके नीचे जो पॉइंट होगा यहाँ पर, मतलब कि ये बिल्कुल 90 डिग्री है, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस सपोज करो डी है। तो अगर मैं यहाँ पर इसी प्रकार बिल्कुल सीधी लाइन खींचूं, बिल्कुल सीधी लाइन, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होगी डी, और मैं यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन खींचूं तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगी डी। मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना वो कभी चेंज नहीं होती। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता चला जाऊं और इस लाइन को भी आगे बढ़ाता चला जाऊं, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो काट कैसे सकते हैं, आप इसको कहीं तक भी बढ़ाकर ले जाओ और यहाँ से लेकर कहीं तक भी ले जाओ, तो इनकी डिस्टेंस बदलेगी नहीं, ये क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, है कि नहीं, डिस्टेंस सेम। तो दो लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि ए बी समानांतर है सी डी के, है कि नहीं। ये जो साइन होता है ना दो लाइंस का, इसको हम बोलते हैं पैरेलल का साइन। तो यह बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है या ए बी सी डी के समानांतर है। अब आपको इससे रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ। अगले पेज ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है, ये भी लाइन टेढ़ी है परंतु आपको बिल्कुल सीधी माननी है इसको, है कि नहीं। और ये एक मैंने लाइन खींची है सी डी, और यहाँ पर एक मैंने ऐसी लाइन खींची है जो दोनों लाइंस को कट कर रही है, इस वाली लाइंस को यहाँ पर कट कर रही है, इस वाले को यहाँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ एम एन, है कि नहीं। मैंने ये एम एन लाइन खींच दी। ए बी लाइन जो है ना, ये जो लाइन है ये सी डी के क्या है भाई साहब, ये बिल्कुल सी डी के पैरेलल है। और ये जो एम एन रेखा है ये एक ऐसी रेखा है जो दोनों लाइंस को कट कर रही है, सी डी को कट कर रही है यहाँ पर, और जो ए बी को कट कर रही है वो यहाँ पर कर रही है इस वाले पॉइंट पर। ये आपको मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब इसमें हमें क्या क्या समझना है, इसमें हमें कुछ कोण समझने हैं। पहले समझना है हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं हम, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण के बारे में हमें पहले समझना है। देखिए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एन को थोड़ा इधर को लिख लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये पूरी लाइन है ना, तो ये होगा 180
180 माइनस थीटा, है कि नहीं, ये 180 माइनस थीटा होगा। और अगर मैं बात करूं ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, ये दोनों सीधी है ना, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों, अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं इस प्रकार, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। और क्यों होते हैं ये भी मैंने बताया। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और ये थीटा है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अब आपको समझना ये है, ये जो लाइन है ए बी, आपको इसके ऊपर देखना है, और यहाँ पर जो लाइन है ये सी डी, आपको इसके भी ऊपर ही देखना है। और यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन का नाम बता देता हूँ मैं। इस लाइन, जो लाइन दो समांतर रेखाओं को काटती है उसे हम बोलते हैं त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, है कि नहीं। हम त्रियक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें ये एंगल थीटा है तो इसके सामने भी थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 अंश माइनस थीटा है। अब ये जो एंगल होगा भाई साहब, ये एंगल भी थीटा ही होगा। मतलब आप देखिए इस वाले एंगल की पोजीशन देखिए, यहाँ पर ज़्यादा डार्क हो गया तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ये एक लाइन ए बी है और इसके समानांतर लाइन है सी डी, और यहां से हमने एक लाइन खींची है, ये त्रियक रेखा बिल्कुल एम और यहां पर एन। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये बात हम समझ चुके हैं। अब मैं इसको 180 माइनस थीटा ही लिखूंगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। अब आपको समझना ये है कि ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक ही होते हैं, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। और इस थ्योरम को प्रूफ नहीं किया गया, इसके लिए केवल कॉमन सेंस देखना आपको कि भाई ये सीधी लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ पर हमने क्या खींच दिया, ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, ट्रांसवर्सल, है क्या नहीं। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। आपको ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये अगर थीटा है, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, है कि नहीं। ये थ्योरम का कोई भी, किसी ने भी ये प्रूफ नहीं करी है, ये केवल कॉमन सेंस है। ये सेम होने पड़ेंगे एंगल, है कि नहीं। अगर ये थीटा है तो फिर ये थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। अब इसी प्रकार ये, अब आप देखिए ये वाले एंगल की जो पोजीशन है वही पोजीशन तो इस वाले एंगल की भी है, तो ये दोनों सेम आ गए। इसी प्रकार ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है कि नहीं, क्योंकि भाई थीटा में अल्फा जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश होगा, और ये पूरा एंगल कितना, 180 अंश। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा भाई साहब, ये भी थीटा है तो ये अल्फा होना पड़ेगा इसको, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आप देखिए थीटा के सामने ये थीटा है, अल्फा के सामने ये अल्फा, जिस पोजीशन में अल्फा, आप पोजीशन देखिए कि ये बिल्कुल ए बी एक सीधी लाइन है और सी डी भी एक बिल्कुल सीधी लाइन है। मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, समानांतर है। और जो एम एन है ना, ये एक ऐसी रेखा है जो ए बी और सी डी को कहीं ना कहीं कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब एम एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये सेम पोजीशन में है। देखो इस लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के ऊपर है। इस ट्रांसवर्सल लाइन के जो है लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर यहाँ लेफ्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दोनों एंगल है ये सेम पोजीशन पर है। इसी प्रकार आप देख सकते हो ए बी सी डी के पैरेलल है और एम एन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है। तो ए बी के ये थीटा ऊपर है, सी डी के भी ऊपर है, और ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल इसके राइट हैंड साइड में है और इसके भी राइट हैंड साइड में है। तो ये बिल्कुल सेम होंगे। अगर मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा किस प्रकार होगा ये। अगर मैं बोलूं ये यहां से यहां तक
72 डिग्री क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो झुकाव है ये 72 है, ये एंगल 72 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 72 होगा। ये एंगल भी कितना होगा, 72 होगा। ये एंगल भी कितना होगा भाई साहब, 72 होगा। तो ये जो दोनों एंगल हैं इनको हम बोलते हैं संगत कोण या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये सेम सिचुएशन में है, सेम सिचुएशन में। जब सेम सिचुएशन की बात होगी तो हम बोलेंगे संगत कोण। ये थीटा इस थीटा के बराबर है तो इसे हम बोलेंगे संगत कोण। ये अल्फा इस अल्फा के बराबर है, संगत कोण है कि नहीं। हम दूसरे पर्चे पर और डिटेल्ड में इसको करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसे क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अब आप देखिए ए बी एक जो है ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची है, और यहां पर मैंने एक सी डी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल एम, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये एंगल है थीटा तो ये कितना होगा, 180 अंश माइनस थीटा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये भी 180 अंश माइनस थीटा होगा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, इतनी बात तो हम समझ चुके हैं। ये थीटा है तो इसके सामने बिल्कुल ये है, तो ये भी थीटा होगा। ये 180 अंश माइनस थीटा है तो ये भी 180 अंश माइनस थीटा होगा। और ये थीटा है, देखो ये लाइन के नीचे है तो यहाँ पर भी ये लाइन के नीचे है, ये वाला एंगल लाइन के नीचे है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये इससे लेफ्ट में है तो ये भी इसके लेफ्ट में है कि नहीं, तो ये भी कितना होगा, ये थीटा होगा। आप ऐसे समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके सामने है, क्योंकि दो सीधी लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। और ये जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी बिल्कुल आमने सामने से समझ लो या इससे समझ लो कि इसके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल जो पोजीशन इस एंगल की है ऊपर, वही पोजीशन इस एंगल की है नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा थीटा के बराबर है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा के बराबर है। ये वाला थीटा इस वाला थीटा के बराबर है, और 180 अंश माइनस थीटा इस वाले 180 अंश माइनस थीटा के बराबर है। तो ये जो हमारे सामने कुछ एंगल्स हैं ये हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो ये संगत कोण है। अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, तो आप कहोगे एंगल 1 और एंगल 5 सेम पोजीशन पर है, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 6 सेम पोजीशन पर है, तो एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के। एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के। इसी प्रकार एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के। तो हम इनको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये संगत कोण है। ये जो आपके सामने 4 लाइंस लिखी हुई हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, संगत कोण को। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम पढ़ते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नेक्स्ट पेज पर। चीजें वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ये भी एक लाइन है और यहाँ पर ये सी डी एक दूसरी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची ट्रांसवर्सल लाइन। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये एंगल 1 जो था ना ये थीटा था, तो थीटा तो ये भी था, है कि नहीं, थीटा तो ये भी था क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन भाई साहब ये थीटा था तो ये भी तो थीटा था। तो अब आप देख पा रहे हो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो अब आप यहां से एक चीज समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ना ये ए बी जो लाइन है
और ये जो सीडी लाइन है ये इन दोनों के भीतर है, इन दोनों के अंदर वाली साइड है। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके ऊपर है और ये इसके नीचे है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इंटीरियर है, इंटीरियर। अब इसके सामने, इसके जस्ट सामने भीतर वाली साइड, ये वाली साइड अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो साइड है इस वाले एंगल के सामने है ना, बिल्कुल इस वाले एंगल के सामने। वो हालांकि पोजीशन सेम नहीं है, पोजीशन अलग है दोनों की, लेकिन इसके जस्ट ऊपर ये वाला एंगल है, इसको छोड़कर ये वाला एंगल है, मतलब एक के अंतर के बाद, एक के अंतर के बाद, तो इसे बोलेंगे इंटीरियर है। और एक के अंतर के बाद है तो माने अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, और एंगल तो है ही, तो इसीलिए इसका नाम है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखिए इस वाली लाइन के ऊपर है और यहाँ पर इस वाली लाइन के ये नीचे है, इसके सामने एंगल कौन सा है, आप कहोगे थीटा। अगर मैं थीटा को छोड़ दूं, थीटा को छोड़ दूं तो उसके साइड में कौन सा एंगल है, अल्फा। मतलब अल्फा के सामने थीटा को छोड़कर उसके साइड वाला एंगल, मतलब अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे तो एक छोड़कर जो एंगल होगा वो सेम होगा। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भैया अल्फा और थीटा जो है ना, इन दोनों का सम है 180, और यहाँ पर अगर ये थीटा है और ये पूरा 180 है तो बचेगा जो भी होगा वो अल्फा होगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि थीटा इस थीटा के बराबर है और अल्फा अल्फा के बराबर है। जब हम 10th और 9th क्लास में पढ़ते थे तो उस समय पर हम कहते थे कि जेड की आकृति के कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये और फिर ये, मतलब ये वाली सिचुएशन कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसे हम बोलेंगे कि भाई साहब ये इंटीरियर अल्टरनेट अंत एकांतर कोण है। तो ये अंत एकांतर कोण है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा है। तो ये थीटा थीटा ये संगत कोण है और ये थीटा थीटा ये है जेड की आकृति वाले कोण, या आप बोल सकते हो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इस प्रकार होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अब आप एक बात देखिए, ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा, ये भी तो अल्फा होगा। अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, ये भी तो अल्फा होगा। मैं 180 माइनस थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा है, ये जो लाइन है ना सीडी, इसके अगर हम नीचे देखें तो हमें अल्फा मिलेगा। अगर हम ये जो लाइन देख रहे हैं ना ए बी, इसके ऊपर अल्फा मिलेगा। इस अल्फा के जस्ट सामने कौन सा है, आप कहोगे इस अल्फा के जस्ट सामने है ये थीटा, क्योंकि दोनों ही बाहर हैं। और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो फिर उसके साइड वाला एंगल जो होगा वो सेम होगा, मतलब कि बाहर है तो एक्सटीरियर, एक को छोड़ दूं तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी होते हैं। ये अल्फा है तो ये अल्फा है, मतलब ये थीटा है तो इसके सामने यहाँ पर अल्फा है और इसे छोड़ दूं तो फिर यहाँ पर मुझे थीटा मिल जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए थीटा के सामने थीटा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी है कि नहीं। तो इस प्रकार हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन चारों को अच्छे से पढ़ लिया। हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं यहां पर। कि ये एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन है। अगर मैं यहां से एक तिर्यक रेखा खींचूं तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये आमने सामने के बराबर है, तो ये हो गए शीर्ष अभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दोनों थीटा बराबर हो गए तो ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो यहाँ पर ये थीटा है, तो देखिए इसकी पोजीशन पर कौन है, इसकी पोजीशन पर ये है, और इसके साइड वाला जो एंगल है ये सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इस प्रकार जो तुम्हारी पैरेलल लाइन से संबंधित चीजें हैं वो हमारी यहाँ पर क्या हो गई हैं, एंड हो गई हैं। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और
किस प्रकार हम उन्हें डिवाइड करते हैं, ये बातें। तो देखिए अगर हम बात करें ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स को हम दो आधार पर पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर, मतलब कि बेस्ड ऑन साइड्स, कि साइड के आधार पर ट्राइंगल किस प्रकार डिवाइड होते हैं, और एक हम पढ़ते हैं एंगल के आधार पर। मतलब अगर हमें किसी ट्राइंगल की पहचान करनी है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, तो हम साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर पहचान कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि किस प्रकार की सिचुएशन, किस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने है, उसी प्रकार हम ट्राइंगल्स को डिकोड कर सकते हैं। अगर हम पहले साइड के बारे में चर्चा करें, तो साइड के बारे में अगर हम बात करें, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये वाला विषमबाहु और ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु कैसे होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स सेम हो, उन्हें हम समबाहु ट्राइंगल्स कहते हैं, है कि नहीं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी भाई साहब तीनों साइड सेम हो। यहाँ पर अभी हमारा टॉपिक समबाहु नहीं है, केवल अभी हम ट्राइंगल्स को पहचानना सीख रहे हैं। देखिए, जितनी साइड तुम्हारी ये होगी, उतनी ही साइड ये होगी, और उतनी ही साइड तुम्हारी ये होगी, तो ये होता है समबाहु। समबाहु में तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अभी केवल मैं तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें कुछ समझा नहीं रहा हूँ। जब हम समबाहु पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे, अभी चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट। तो देखिए, ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों साइड्स बराबर है, और इसके तीनों एंगल्स जो होते हैं ना, ये 60-60 होते हैं। ये 60, ये 60 और ये भी 60। हालांकि ये जो चीजें हैं ना कि तीनों साइड बराबर हैं, तो फिर तीनों एंगल बराबर क्यों है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे सर्वांग समता में, कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में जा करके ये सारे पेज एक एक कर कर ढीले होंगे कि समबाहु के भीतर जो भी डिटेल्ड में सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्जो सेंटर, ये एक एक चीज डिटेल्ड में हम समझने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज में केवल आपको इतना समझना है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल 60-60 होते हैं, और ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है समद्विबाहु का। समद्विबाहु में क्या है भाई, कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड्स के बराबर है, तो ये समद्विबाहु है। और देखिए, जो साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये वाली साइड्स इसके इक्वल है, तो इसके जो संगत कोण होगा, इसके जो सामने कोण होगा, ये होगा ना इसके सामने कोण, अगर ये थीटा है तो इसके सामने जो कोण है ना, वो भी थीटा होगा। आपको ये समझना, मतलब ये वाला थीटा नहीं होगा, नहीं ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो साइड्स बराबर हैं, जो साइड बराबर हैं, उनके सामने वाले कोण ही बराबर होंगे, बस उनके सामने वाले ही। इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये होता है समद्विबाहु का। और विषमबाहु का क्या होता है? विषमबाहु एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। मतलब ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इनके एंगल्स भी अलग अलग होंगे। ये अगर थीटा है तो ये अल्फा है, ये कुछ और है, ये बीटा, गामा, जो भी आप बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों ट्राइंगल्स हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, तो इनके बारे में क्या सीखा कि समबाहु में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल 60-60 होते हैं, और समद्विबाहु में दो साइड्स बराबर होती हैं, और जो साइड बराबर होती हैं उनके सामने वाले कोण ही बराबर होते हैं। और विषमबाहु में तीनों साइड्स अलग अलग, तीनों एंगल भी अलग अलग। तो इस प्रकार हमने तीनों ट्राइंगल्स को क्या कर लिया? तोड़ लिया। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको समझते हैं कि आप इस चीज को फील करोगे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये कि आप देख पा रहे हो कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड ये बहुत बड़ी है, तो इसके जो सामने का कोण है ना, वो भी बड़ा है। ये वाली साइड जो है ना, सबसे छोटी है, शायद इन तीनों में तो सबसे छोटी है ना, तो इसके सामने का जो कोण है वो उतना ही छोटा है कि नहीं? तो इससे क्या समझ में आता है कि ट्राइंगल्स में जो एंगल जितना बड़ा होता है, उसके सामने की साइड भी उतनी ही बड़ी होती है। जैसे ये वाला एंगल बड़ा है ना, तो इसके सामने की साइड भी बड़ी है, और ये वाला जो एंगल है छोटा है ना, तो उसके सामने की साइड भी छोटी है। आप इस चीज को फील करो कि मैं यहाँ से कोई कोण बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ये वाली लाइन खींचूं
तो अब ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मैं यहीं से ये वाली लाइन यहां से खींचता नीचे की तरफ इस प्रकार, ये नीचे खींचता, तो अब मुझे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना पड़ता। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एंगल इतना रख रहा हूँ तो मुझको केवल इतनी लंबी लाइन मिली, और अगर मैं एंगल इतना बड़ा कर दे रहा हूँ तो मुझको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जितना बड़ा तुम करोगे साइड्स भी उतनी ही बड़ी होने वाली है। तो ये वाली बात आपको समझनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु, इट हैज 3 इक्वल साइड्स, मतलब ए बी, बी सी, सी ए तीनों साइड्स बराबर हैं, और तीनों एंगल्स भी कितने हैं, 60 60 60 है। अब बात करते हैं आइसोसेलेस समद्विबाहु की, तो इसमें दो साइड्स बराबर हैं, ए बी और ए सी। तो इसीलिए ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, एंगल ए के बराबर नहीं होगा, ये कुछ अलग होगा। जैसे आप यहां देख सकते हो कि एंगल अपोजिट तो इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो सामने के कोण है, जैसे इस वाली साइड के ये वाला और इस वाली साइड्स के सामने एंगल बी, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। अब आता है स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल को बोलते हैं विषम बाहु, आइसोसेलेस को बोलते हैं समद्विबाहु, और इक्विलेटरल को बोलते हैं समबाहु। तो स्केलर ट्राइंगल जो होता है इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, इट हैज नो इक्वल साइड, ए बी बी सी सी तीनों अलग अलग, इसीलिए तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे, क्योंकि एंगल ही डिसाइड करते हैं साइड्स को। एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने की साइड उतनी बड़ी होगी, एंगल जितना छोटा होगा उसके सामने की साइड उतनी ही छोटी होगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल के ऊपर जो बेस्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा था साइड के ऊपर, हमने एंगल की चर्चा ही नहीं करी। हमने बोला समबाहु मतलब कि सारी भुजा समान, हमने बोला समद्विबाहु मतलब कि दो भुजा बराबर, और हमने बोला विषमबाहु तो तीनों भुजा अलग अलग। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो एंगल के ऊपर बेस्ड है। जैसे पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। अब आपको नाम से ही क्लियर है, न्यून कोण त्रिभुज मतलब कोण, तो ये कोण के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर है राइट ट्राइंगल, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो, है क्या नहीं। जैसे मैं यहां पर मैंने ये बनाया है, मैं इसको बोलूं ये 70 है भैया, ये 60 है, तो कितना हो गया 130 हो गया ना, तो ये 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे सामने ट्राइंगल है इसमें तीनों ही एंगल का जोड़ 180 है, क्योंकि ट्राइंगल कोई भी हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, है कि नहीं, छोटा बड़ा, उनके तीनों इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 ही होगा। लेकिन अगर आपके पास ट्राइंगल जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है और अनदर ट्राइंगल है, तो किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो सबका सम क्या होगा 180 होगा, लेकिन इनमें एंगल्स के ऊपर कुछ डिफरेंस है, हमें वो समझने हैं। जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल तीनों एंगल्स का सम 180 है, ये तो ठीक है, लेकिन कोई भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं है, तीनों एंगल 90 से कम है। जैसे 70, 60, 50 तीनों ही एंगल बिलो द 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज हिंदी में क्या बोलेंगे भाई साहब, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तीनों एंगल 90 से कम है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये बात आपको समझ में आई कि आप कोई भी ट्राइंगल बनाइए, अगर तीनों कोण 90 से कम है तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एन एक्यूट, यहाँ पर एंगल छोड़ रखा है इन्होंने, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री
और बाकी दो एंगल कुछ भी सही, कुछ भी है कि नहीं भाई। इन दोनों का सम क्या होगा, 90 तो होगा ना मैक्सिमम से। अगर ये 60 है तो ये 30 है, ये अगर 40 है तो ये 50 है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि भाई तीनों का सम तो 180 होगा, तो ये 90 है, इन दोनों का सम भी क्या है, 90 है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, इनमें जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपको बात समझनी है। यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं हम कि अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार के एंगल दिए हुए हैं, 3:4:7, आप यहाँ पर एक बात समझिए कि यहाँ पर मैंने क्या दिया है, ये एंगल्स के रेशो दिए हैं, एंगल्स के रेशो। हालांकि हम जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ डिटेल्ड में एक एक चीज़ करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिलेट कनेक्ट करता चलूँगा कि यहाँ पर जो मैंने 3 एंगल्स के रेशो दिए हैं, अगर आपसे पूछने लगे तो ये किस ट्राइंगल के हैं, तो आप किस प्रकार फाइंड आउट करोगे। अगर आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल को गौर से देख पा रहे हो, तो जो सबसे बड़ा एंगल है ना, वो बाकी के जो दो एक्यूट एंगल हैं उनके सम के बराबर है। क्योंकि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम 180 हो सकता है, ना तो 180 से कम और ना ही 180 से ज़्यादा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यहाँ पर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला एंगल है ना वो कितना है, 7 है। तो बचे जो दो एंगल हैं वो कितने हैं, तो आप कहोगे 3 और 4 7। तो इसका मतलब बड़ा वाला एंगल अगर बाकी दो के जोड़ के बराबर है तो हम बोलेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल बाकी दो एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। और एक्यूट एंगल में ऐसा नहीं होता। एक्यूट एंगल में अगर आप देख रहे हो ये 70 है तो ये तो 110 है, इसका तो कोई लेने देने नहीं है 70 से, है कि नहीं। आप मन मर्जी से 3 एंगल कोई भी बना सकते हो। आप बोल सकते हो 50 है, आप बोल सकते हो कि अगर हम इसके बारे में बात करें, इसको हम बोल सकते हैं कि ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है कि नहीं। हम कोई और आंकड़ा ले लेते हैं, कोई और, अगर हम इसको 80 बोल दें, ये 80 है कि नहीं, ये भी 80 है, तो 80 80 कितना हो गया, 160, और ये 20 हो जाए, 160 ये 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसमें कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है जिस प्रकार का राइट एंगल ट्राइंगल में है। तो उसमें किस प्रकार का है, तो अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आप देखो गौर से देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल 70 है, सबसे बड़ा एंगल 70 है। तो जो बाकी के दो एंगल हैं वो कितने हैं, वो 60 और 50 है। इन दोनों का जो सम है ना वो 70 से ज्यादा है। मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आप इस प्रकार बोलोगे कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा ना, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, जो सबसे बिग होगा, वो छोटा होगा बाकी दोनों के सम से। जो बाकी दोनों का सम है ना उससे छोटा होगा। अगर आप एंगल्स के बारे में अगर ऐसे जानकारी लो कि ये मैंने बोल दिया 8, यहाँ बोल दिया मैंने 5 और यहाँ बोल दिया मैंने 4, मैं पूछूं कि ये एंगल का रेशो है, ये एंगल के रेशो है, तो आप बता सकते हो क्या कि ये कौन सा ट्राइंगल है। आप बोलोगे कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना 8, जो सबसे बड़ा एंगल है 8, वो बाकी दो के जोड़ से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और अगर मैं ऐसे बोलता कि 8 5 3, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दो के जोड़ के बराबर है। तो ये होता आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस की, अधिक कोण त्रिभुज की। पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। हमने इस प्रकार का कुछ पढ़ा था ना कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या है, एक एंगल 90 से बड़ा होगा। अगर आप सपोज करो ये जो एंगल है, आप देख ही पा रहे हो ये टिल्ट है बहुत ज़्यादा लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 से बड़ा है, ये 90 प्लस है। अगर ये 90 प्लस है तो इन दोनों का सम 90 से कम होगा। क्योंकि भाई आप एक बात बताइए, ये 92 है, आप सपोज करो ये 92 है, तो इन दोनों का सम 88 होगा। आपको क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो तो 180 डिग्री होता है ना, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 88 होगा। अगर ये 91 है तो इन दोनों का सम 89 होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना वो इन दोनों के जोड़ से हमेशा ज्यादा होगा। आप कैसे बोलोगे, जैसे मैंने बोला 8 5 2, मैंने बोला ये सबसे बड़ा एंगल है भैया, ये मैंने एंगल के रेशो दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट एंगल नहीं दे रहा, मैं एंगल के रेशो दे रहा हूँ। तो जो इनमें कॉमन नंबर है वो कट चुका है,
तो इसमें जो सबसे बड़ा एंगल 8 है ना, वो बाकी दो जो एंगल हैं 5 और 2 इनके सम से बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं? ये चीज़ आपको समझ में आई? मैं एक पर्चा ले लेता हूँ अलग। यहाँ पर हम समझते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम समराइज कर लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है इसको हम समराइज कर लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा कोण होता है, जो सबसे बड़ा कोण होता है कि नहीं? मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, एग्जांपल लेते चलूँगा कि 8, 5, 4 ये एंगल्स के रेशो दिए हैं, तो ये एक्यूट एंगल के हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल है ना हमारा, वो बाकी दो के जोड़ से छोटा है। और राइट एंगल में कैसे? 8, 5, 3, तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो बाकी दो के जोड़ के बराबर है, तो 8 बराबर 8। और अगर हम यहाँ बात करें 8, 5/2, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगल है ना, यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दो के जोड़ से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये ऑब्ट्यूस एंगल है। आप डायग्राम से समझिए कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है हमें। तो ये वाला जो कोण है ना, ये सबसे बड़ा है, ये 90 से बड़ा है। अगर ये 90 प्लस गया, अगर ये वाला एंगल 90 प्लस गया, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा ना वो 90 से बिलो हो जाएगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि तीनों का जोड़ तो 180 होगा ना। अगर ये 91 भी हुआ तो इन दोनों का सम 89 ही होगा। तो ये बात आपको समझनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल में ये है कि ये अगर 90 है तो इन बाकी दो का जो सम होगा ना, ये भी कितना होगा भाई साहब? इन दो का भी 90 ही होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई जी? अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो हम आगे की तरफ चलते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं भाई साहब। इन सबको क्लीन कर लेते हैं भाई। अब ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया है शायद, है कि नहीं? जो मैंने अभी डिस्कस करा था उस वो आगे जा करके दिया है इन्होंने। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? दो लाइंस जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया काफ़ी डिटेल्ड में कि ए बी और सी डी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तो ये पैरेलल है। टू सच लाइंस दैट नेवर मीट ईच अदर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज द सेम, इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये बिल्कुल लंबत है ना? ये क्या है? बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या है भाई? लंबत है। तो ये क्या है? ये 90 डिग्री पर आप एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पैरेलल लाइन से। इस कॉन्सेप्ट में क्या है भाई साहब? अगर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करें कि इफ़ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी और इनको मैं एक डिस्कस करता हूँ बिल्कुल डिटेल्ड में। एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ए बी जो है ये सी डी के क्या है? पैरेलल है, ठीक है जी। और यहाँ से एक ये लाइन खींची गई है और यहाँ पर ये एक लाइन खींची गई है। ये आपको लाइंस अच्छे से दिख रही हैं, काफ़ी बढ़िया। तो अगर ये वाला एंगल, अगर मैं इसमें बताऊँ, ये साफ नहीं दिख रहा, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? तो ये जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, अब इस चीज़ को तुम्हें समझना है।
कि ये कैसे होगा। अब एक बात बताइए, पहले तो आपको ये एक ट्रिक्स से मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस में आपको किस प्रकार याद रखना है। कि अगर आपको इस प्रकार की फिगर दिखाई दे, ये इस प्रकार की फिगर आपको दिखाई दे, तो आपको देखनी है कि चोंच कितनी जगह है, ये कैंची सी कितनी जगह बननी है। तो ये एक जगह बननी है ना, तो इधर जो एंगल्स होंगे, जितने भी इधर एंगल्स होंगे, उन सब का जो सम होगा वो ये जो बचे हुए एंगल्स होंगे उनके बराबर होगा। मतलब आपको ये समझना है, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चोंच यहाँ पर बननी है भैया, एक इधर बननी है, एक ये बननी है और एक ये बननी है। तो आपको याद रखना कि राइट साइड में जितने भी एंगल होंगे उनका सम बराबर होगा लेफ्ट साइड में जितने भी एंगल होंगे। आप कहोगे ये कैसे? कि आप एक बात देखिए, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि देखिए ये इस साइड में है, इस साइड में है इनका मुंह, तो इस साइड वाले एंगल्स का जो सम होगा वो इस साइड में जिनके मुंह है उनके जोड़ के बराबर होगा। मतलब ये प्लस ये। अब आपको यहाँ पर डिटेल में मैं बताता हूँ कि ये किस्सा क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये आपको समझनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ए बी एक क्या है, लाइन है, और यहाँ पर ये सी डी क्या है, ये अनदर लाइन है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने ये एक कैंची फिगर खींची है, ये कैंची फिगर खींची है, ये इस पर लिखना बहुत टफ है। ये अगर थीटा है और ये अगर अल्फा है, तो आप देखिए थीटा का मुँह इधर है, अल्फा का मुँह इधर है, और ये जो एंगल है इसका मुँह इधर है, तो इस वाले एंगल का जो वैल्यू होगी वो इन दोनों एंगल्स के जोड़ के बराबर होगी, थीटा प्लस अल्फा। अब ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए ऐसा होगा क्यों। कि अब आपने क्या करा ना, अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो भी हमने सीखा था। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, और मैं यहाँ एक अपनी तरफ से क्या खींच रहा हूँ, पैरेलल लाइन, मैं यहाँ अपनी तरफ से एक पैरेलल लाइन, डॉटेड डॉटेड पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। आप कहोगे ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा था कि ये एक लाइन है और यहाँ पर ये त्रियक रेखा है। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ये भी तो थीटा होगा, है कि नहीं? पेज अलग कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर पेन कहाँ है, यहाँ पर एक लाइन खींची है ए बी, और यहाँ पर दूसरी लाइन खींची है मैंने सी डी, और ये दोनों लाइन क्या है, ये पैरेलल लाइन है बिल्कुल। ये देखने में बिल्कुल पैरेलल नहीं लग रही है, परंतु मानना पड़ेगा, लिखना टफ है थोड़ा सा इस पर, है कि नहीं? तो यहाँ से मैंने एक कैंची खींची यहाँ तक, और एक लाइन मैंने यहाँ खींची, ये लाइन बिल्कुल सीधी खींच रहा हूँ मैं, है कि नहीं? ये थोड़ी सी हेजिटेट हो रही है लाइन, वेवर। तो ये थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींचूँ, ये लाइन, मैं ये लाइन एक पैरेलल खींच रहा हूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो आप कहोगे ये एंगल भी थीटा ही होगा। आप कहोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक सीधी लाइन है और ये भी एक बिल्कुल सीधी लाइन है, आप इसको आगे तक भी निकाल कर ले जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अभी हमने पढ़ा था ना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंत एकांतर कोण, तो ये अंत एकांतर कोण है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। क्यों ये अल्फा क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया, शुरू से हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं? और अगर मैं इसका नाम रख दूं ई एफ, ये जो मैंने अपनी तरफ से लाइन खींची है, ये ई एफ मैंने क्या बोला था, ए बी के पैरेलल है। अगर कोई लाइन ए बी के पैरेलल है तो वो लाइन सी डी के पैरेलल ऑटोमेटिकली होगी। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी परस्पर एक दूसरे के समानांतर ऑलरेडी हैं। ये बात समझ में आई? अगर ए बी सी डी के पैरेलल है कि नहीं, और मैंने ई एफ एक ऐसी लाइन खींची जो ए बी के पैरेलल है, तो ये ई एफ सी डी के पैरेलल भी तो होगी, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में ऑलरेडी पैरेलल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये ए बी और ई एफ ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ई एफ सी डी के पैरेलल है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो अब आप गौर से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो
एंगल है वो कितना बना, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, और ये दोनों कितने कितने हैं, थीटा और अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि आप दो पैरेलल लाइन खींचिए और इनके बीच में कितनी भी कैंची फिगर इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनकी जो डायरेक्शन है ना वो आगे की तरफ है, इस तरफ, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जितने भी एंगल होंगे इन सब का सम, इन सब का जोड़ बराबर होगा इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के। आपको ये बात समझनी है। यहाँ पर तो एक कैंची फिगर से हमने समझा ना, इसी प्रकार कितनी भी कैंची फिगर, कितनी भी लाइंस इस प्रकार आप बीच में ड्रॉ कर लीजिए, कितनी भी लाइंस। हमने एक लाइन समझी, एक लाइन से समझने में इजी है कि ये वाला एंगल की डायरेक्शन इधर है और इस वाले एंगल की डायरेक्शन इधर है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एकमात्र एंगल है जिसकी डायरेक्शन इधर है कि नहीं। आप कहोगे ये वाला एंगल भी तो है, लेकिन ये एंगल इस वाले एंगल को ले लो या फिर इस वाले एंगल को ले लो, किसी एक एंगल को ही तो लोगे, और हमने इस वाले एंगल को काउंट कर लिया इधर, तो बचा ये वाला एंगल। तो एकमात्र एंगल जिसकी डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये चीज आपको समझनी है। तो आगे की तरफ चलते हैं। ऋषभ जी, अब हम इसको यहाँ पर रिपीट समराइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, कि ए बी एक लाइन है जो कि सी डी के क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पर एक लाइन मैंने यहाँ खींची है ये इस प्रकार। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो इस वाले एंगल्स के बराबर होगा। हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे मैं बोलूँ ये 3x है और ये 4x है, और इस वाले एंगल की बात अगर हम करें तो ये है 70। तो अगर आपसे पूछ ले कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, भाई ये 3x है, ये 4x है, तो ये जो एंगल होगा ये इन दोनों का सम होगा। तो 3x प्लस 4x तो कितना हो गया, 7x, और 7x की वैल्यू कितनी है, 70, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू काउंट कर सकते हैं इजीली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हम जब ज्योमेट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर दिस सीट, तो हम एक एक क्वेश्चन इस प्रकार का, हर प्रकार का क्वेश्चन, लाइन एंड एंगल से जुड़ा हुआ हर प्रकार का क्वेश्चन एक एक करके डिटेल में सोल्व करेंगे। यह कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इसके बारे में हम तेजी से चर्चा कर लें तो ये समझ सकते हैं क्या है। ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है ये है ट्रांसवर्सल लाइन या त्रियक रेखा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से, और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है। ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है। ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंत एकांतर कोण। और अगर हम बात करें एंगल 7 के सामने कौन सा, बाहर 2, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके साइड वाला जो 1 है, मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इनमें विजुअलाइजेशन कीजिए। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल 1 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 7 के, तो मतलब 7 बराबर हुआ 1 के, 7 बराबर हुआ 1 के, तो इसका मतलब ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार 8 बराबर होगा 2 के। कैसे, कि भाई 8 बराबर है 4 के, क्योंकि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और 4 बराबर है 2 के, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 2 बराबर होगा 8 के। तो इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट्स एंगल, हमने इनको अच्छे से समझ लिया। और एक बात और यहाँ पर समझ लें कि एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री क्यों होगा, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये वाला कितना होगा, ये होगा 180 अंश माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 है और मैंने ये हटा दिया
तो बचा 180 अंश माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हमने काफी डिटेल्ड में इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब इन दोनों का सम करो तो अब आप देखोगे थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 180 अंश माइनस 180। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 है। इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा वो भी 180 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भीतर भीतर के जो एंगल हैं आमने सामने के, ये बिल्कुल जस्ट आमने सामने, इनका सम जो होता है वो 180 होता है और इनका सम भी कितना होता है, 180 होता है। अब है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल से संबंधित है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें समझना पड़ेगा पहले थोड़ा सा अलग से, कि मैंने एक यहाँ पर क्या बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और इस क्वाड्रिलेटरल, आप क्वाड्रिलेटरल मतलब समझते हो चतुर्भुज, है कि नहीं, ऐसा बहुभुज जिसकी 4 भुजा हो, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 भुजा हो, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में इस वाले पॉइंट को मैं इस वाले पॉइंट से मिलाता हूँ तो इस वाली लाइंस को बोलते हैं हम डायगोनल, विकर्ण, है कि नहीं, इसे बोलते हैं हम विकर्ण, या हम बोलते हैं इसको डायगोनल, है कि नहीं, विकर्ण या डायगोनल। तो ये हमारा डायगोनल होता है। अगर मैं केवल इस डायगोनल को ऊपर ऊपर देखूं तो मुझे क्या दिखता है, मुझे एक त्रिभुज दिखता है कि नहीं, ये क्या है, त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज है। इसी प्रकार यहाँ पर ये मुझे एक दूसरा त्रिभुज दिखता है, तो मतलब क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बनता है, 2 ट्राइंगल से, है कि नहीं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। इस ट्राइंगल में भी 3 एंगल है और इस वाले ट्राइंगल में भी 3 एंगल है, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, और इन तीनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180। तो इसका मतलब टोटल कितना होगा, 360। मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 360 होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझनी है कि जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के उन सब का सम 360 होता है। ट्रायंगल में ऐसा नहीं था, ट्रायंगल में जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उन सब का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अभी बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप देखिए ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, ठीक है भैया। और यहाँ से मैंने एक लाइन खींची जो A पॉइंट से होकर जाती है और BC के क्या है भाई, पैरेलल है, BC के पैरेलल है। मतलब BC और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। अब मैं ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल हैं इनके नाम रख देता हूँ। थीटा, मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा है ये, और इसका मान अल्फा है और इसका मान मैंने मान लिया बीटा है। तो आप एक बात बताइए, ये वाली लाइन जो है ये BC के पैरेलल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये अल्फा है, तो ये भी तो अल्फा होगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अगर आप एक बात समझिए, ये दोनों रेखा समानांतर है, ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा ना, तो ये वाला भी तो थीटा होगा। तो इसी प्रकार तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये जो है ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है कि नहीं, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसी प्रकार ये बीटा है तो ये भी कितना होगा, ये बीटा होगा। तो अब आप एक बात बताइए, ये पूरी सीधी लाइन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा ये कितना होगा, आप कहोगे 180, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा 180। और देखिए अल्फा
थीटा और बीटा ये तीनों ही इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हम पैरेलल लाइन से समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है कि नहीं। तो ये हम इजीली इस चीज को कवर अप कर सकते हैं। अब हमने समझा भाई साहब ट्राइंगल्स जो होता है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ना वो 360 होता है। अब ये क्यों होता है इसको समझिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल है और ये मैंने इसका डायगोनल खींच दिया, तो ऊपर भी एक ट्राइंगल है नीचे भी एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं इन सबका सम 180 है और नीचे वाले ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम भी क्या है 180 है। तो मतलब 2 बार 180, तो ये 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं सबका सम 360 होता है और ट्राइंगल का 180 होता है। ये हमने बिल्कुल डिटेल में चर्चा कर ली। अब ये चीज हम समझ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उन सबका सम 360 होता है और ये चीज हमने बड़े डिटेल में समझ ली। अब आप एक बात बताइए, ये क्वाड्रिलेटरल है मतलब इसमें 4 साइड्स हैं और ये जो एंगल है ये ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे ये एंगल होगा, इन चारों एंगल का जोड़ है 360, तो ये एंगल होगा 360 में से अगर मैं इसे घटा दूं, इसे घटा दूं, इसे घटा दूं, मतलब माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो एंगल होगा ये 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। और ये पूरा एंगल कितना होगा? आप कहोगे 360, और ये एंगल कितना था? 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं इस वाले एंगल को पूरे एंगल में से घटा दूं, मतलब 360 में से मैं ये 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी घटा दूं, तो माइनस में 360 और प्लस में ए प्लस बी प्लस सी, तो 360 से 360 कैंसिल, तो बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल में किसी पॉइंट पर ये जो बाहर का जो कोण होता है ये इसके इस वाले इंटीरियर को छोड़कर जितने भी इंटीरियर होते हैं उन सब के सम के बराबर होता है कि नहीं। तो ये बात आपको समझनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो इन तीनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल भी कुछ इसी प्रकार का है, इससे थोड़ा क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये बनाया कैसे है कि एक लाइन यहाँ से ये ड्रॉ करी, एक लाइन ये ड्रॉ करी और एक लाइन ये ड्रॉ करी और एक लाइन ये। अब आप देख सकते हो ये वाला एंगल पूछा है हमसे, तो ये वाला एंगल अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी ये वाला एंगल होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी पॉइंट पर, किसी भी वर्टेक्स पर, जैसे इस वाले वर्टेक्स पर या इस वाले पर करो तो आप इस वाले पर बात करो, किसी वर्टेक्स पर जो ये बाहर का पूरा एंगल होता है ये इसके इंटीरियर के सामने जितने भी एंगल होते हैं इन सब के सम के बराबर होता है। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी है कि नहीं। हम इसको